नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तिवारी आपकी आवाज़ पर आपका स्वागत करता हूं। बिना साज बिना आवाज़ हम उठाएंगे आपकी आवाज़। डर भी नहीं किसी का, नहीं किसी का लिहाज, क्योंकि हमारा लक्ष्य है एक जागरूक समाज। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक मुद्दा फ़िलहाल सुर्खियों में है, कई दिनों से सुर्खियों में है और सरकार भी इससे परेशान है। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बरेली की सभा में किसानों की आमदनी दोगुनी करने का अनाउंसमेंट किया। 5 जून 2020 को सरकार ऑर्डिनेंस लेकर आती है और लोकसभा में पास करने के उपरांत 20 सितंबर 2020 को राज्यसभा में इसे पेश किया जाता है। राज्यसभा में बीजेपी सरकार ने बड़े ही नाटकीय ढंग से इस बिल को पास करवाया, जिसके उपरांत विपक्षी दलों में खलबली मच गई। बड़े स्तर पर इस बिल का विरोध करना प्रारंभ हो गया। विरोध इस स्तर पर पहुंच गया कि विपक्षी दल इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में लग गए। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ये जो कृषि बिल 2020 केंद्र सरकार के द्वारा पेश किया गया है, पास किया गया है, कैसे हुआ, किस प्रकार से इस बिल को पास किया गया और विपक्षी दल इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। तमाम किसान संगठन इस बिल के विरोध में दिल्ली में धरने पर लगभग 1 महीने से बैठे हुए हैं। उनकी क्या मांगे हैं? सरकार कह रही है कि यह बिल किसानों के हित में है, इससे किसान बाजार से जुड़ेगा और उन्हें उनकी कृषि का उचित मूल्य मिलेगा। किसान संगठन है कि सरकार को सुन नहीं रहे हैं, अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उनकी जो डिमांड है वो है इस बिल को वापस करना। दे वांट टू रिपील दिस फार्मिंग एक्ट। बिल के पास होने के उपरांत सरकार के साथ इन किसान संगठनों की कई बैठकें हुई। शुरुआती दौर में इन किसान संगठनों ने बिल के कुछ पॉइंट्स पर अपना विरोध दर्ज कराया और सरकार से कहा कि भाई इसमें ये कमियां हैं, इनका हम विरोध करते हैं, इसको आप संशोधन करिए। सरकार ने आश्वासन दिया कि भाई हम इन बिंदुओं पर विचार करेंगे। विचार किया भी गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किसानों के साथ कई बैठकों में हिस्सा लिया। सरकार के कई आला नेता इस बैठक में गए, उन्होंने इन किसानों की बात को सुना। सरकार ने आश्वासन दिया कि भाई हम इस बिंदुओं पर, ये जो आपने बिंदु बताए हैं, इन पर संशोधन करने के लिए तैयार है। जहां तक एमएसपी का प्रश्न है, केंद्र सरकार एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने के लिए भी तैयार हो गई। लेकिन अब जो किसान संगठन है वो बिल को पूर्ण रूप से वापस करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने का बराबर प्रयास कर रहे हैं। कभी उनके द्वारा चक्का जाम किया जाता है, टोल टैक्स को फ्री किया जाता है और तमाम वो सारे हथकंडे या प्रयास विपक्षी और इन किसान संगठनों के द्वारा उठाए जा रहे हैं, जिससे सरकार पर एक दबाव बन सके। सरकार बैकफुट पर जाने के बिल्कुल मूड में नहीं है। सरकार का कहना है कि इन किसान संगठनों की आड़ में देश विरोधी ताकतें, खासकर कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग काम कर रहे हैं। सरकार ने भी इनके विरोध में मोर्चा खोला और पूरे देश में जागरूकता अभियान के तहत कैंपेन चलाया। पूरे देश में प्रदेश स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, पंचायत स्तर पर भी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को किसानों के दरवाजे तक भेजा और उनको समझाने का प्रयास किया कि यह बिल उनके हित में है। जहां तक प्रदेश सरकारों की बात है, जिन प्रदेशों में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, इनसे बहुत कम, न के बराबर, नगण्य संख्या में किसानों ने रुचि दिखाई। यह भी एक सोचने का विषय है। अभी हाल ही में 25 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई। पूरे देश में, खासकर जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, विधानसभा और लोकसभा स्तर पर,
इस कार्यक्रम को बड़े ही व्यवस्थित और विधिवत तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया। इन कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को समझाने का प्रयास किया गया, खासकर किसानों को समझाने का प्रयास किया है कि यह बिल उनके हित में है और उनके हित के लिए, उनके लाभ के लिए सरकार ने यह बिल बनाया है। जहां तक किसान संगठनों की बात है, खासकर वो किसान संगठन जो दिल्ली में धरने पर बैठे हुए हैं, सरकार का आरोप है कि इन किसान संगठनों के पीछे देश विरोधी ताकतों का हाथ है। फिलहाल किसान संगठन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा सुशासन दिवस पर जो घोषणा की गई है 18,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डालने के लिए, किसानों की सम्मान निधि की जो अगली किस्त थी जो उनको देना थी, लेकिन उस ट्रांजैक्शन को उन्होंने एक मौका बनाया और किसानों को एक मलहम लगाने का प्रयास किया। फिलहाल देखना है कि मोदी जी के इन प्रयासों का किसानों पर क्या असर पड़ता है। जहां तक दिल्ली में बैठे हुए किसान संगठनों का प्रश्न है, वे टस से मस नहीं हो रहे। 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, किसान जस के तस बैठे हुए हैं। उनकी प्रमुख मांग है कि वो इस बिल की वापसी चाहते हैं। दे वॉन्ट टू रिपील दिस फार्मिंग एक्ट। आज आपकी आवाज़ पर हम चर्चा करेंगे कि कृषि बिल 2020 पर हम क्या जानते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका विपक्षी और किसान संगठन विरोध कर रहे हैं, और क्या गुंजाइश है इसमें संशोधन की सरकार के द्वारा। विपक्षी दल शुरुआत में इसकी संवैधानिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि यह बिल संवैधानिक है या नहीं। तत्पश्चात हम चर्चा करेंगे कि ये जो इस बिल में जो 3 पार्ट्स हैं, उन तीनों पार्ट्स की अलग अलग हम विवेचना करेंगे। उसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, किसान संगठनों को इन बिल की किन चीज़ों से परहेज है या दिक्कत है या समस्या है। तो आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि यह बिल किस हद तक संवैधानिक है या नहीं है विपक्षी दलों के हिसाब से। इस बिल की संवैधानिकता पर विचार करने के लिए हम 2 चीज़ों पर विचार करेंगे। 2 चीज़ें हैं जिससे हम ये जान पाएंगे कि यह बिल किस हद तक कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। इसके लिए प्रारंभिक तौर पर 2 चीज़ें हैं। एक तो इसका कंटेंट, इसकी विषय वस्तु, इसमें जो लिखा गया है, इसमें जो कहा गया है, जिसके लिए कहा गया है, क्या वो संवैधानिक है, अर्थात क्या वो हमारे संविधान के मूल ढांचे के अनुरूप है। क्या इसमें कोई ऐसी बात है जो हमारे संविधान की मूल विचारधारा, मूल ढांचे के विपरीत जा रही हो। दूसरा, इस बिल के पास होने की प्रक्रिया, प्रोसीजर, कि जिस प्रोसीजर से, जिस प्रक्रिया से इस बिल को लोकसभा या राज्यसभा में पास किया गया है, क्या वह प्रक्रिया सही थी या नहीं थी। तो जहाँ तक इसकी विषय वस्तु का सवाल है, इसका जो कंटेंट है, इस बिल में जो चीज़ें हैं लिखी गई हैं, रखी गई हैं, क्या वो संविधान के मूल ढांचे के विपरीत है या नहीं। पहला पॉइंट इसमें लेते हैं कि भाई क्या इस बिल की विषय वस्तु में ऐसी कोई चीज़ है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो। तो जहाँ तक मैंने इस बिल को स्टडी किया है, आप में से कई लोगों ने इसको पढ़ा होगा, समझा होगा, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई ऐसी चीज़ समझ में नहीं आती है जो संविधान के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो। दूसरा, क्या इस बिल में ऐसी कोई चीज़ है जो संविधान के मूल ढांचे के विपरीत हो, संवैधानिक जो व्यवस्था है उसके विपरीत हो। तो मुझे नहीं लगता कि भाई ऐसी इसमें कोई चीज़ है जो संविधान के मूल ढांचे का विरोध करती हो या उसके विपरीत जाती हो। तीसरी चीज़ है संघवाद। क्या यह संघवाद के विपरीत है। देखिए, संविधान में 3 अनुसूचियों का उल्लेख है। अनुच्छेद 246 में बताया गया है कि किस विषय को किस सूची में रखा जाए।
तो इसके लिए हम संक्षिप्त रूप में संविधान की राज्य सूची और संघ सूची और समवर्ती सूची पर भी नज़र डालेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इसके कौन कौन से विषय हैं और केंद्र सरकार ने किस सूची के अनुरूप किस चीज़ का लाभ लेते हुए इस बिल को बनाया है। संविधान की 7वीं अनुसूची में 2 अनुसूचियों का विवरण है, राज्य सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची के अनुच्छेद 14, 26 और 27 की बात करते हैं। अनुच्छेद 14 में कृषि खेती के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 26 में व्यापार एवं वाणिज्य की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 27 में उत्पादन और उसकी सप्लाई और उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर यह बताना आवश्यक होगा कि संविधान के अनुच्छेद 26 एवं 27 की शुरुआत में इसके साथ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यह अनुच्छेद संविधान की समवर्ती सूची के अनुच्छेद 33 के अधीन रहेंगे। मतलब अनुच्छेद 26 और 27 में जो विषय हैं वो समवर्ती सूची के अनुच्छेद 33 के अधीन रहेंगे। अर्थात यहाँ पर 33 जो समवर्ती सूची है जिस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है उसके अधीन रहेंगे। इसी का लाभ केंद्र सरकार ने लिया है। अनुच्छेद 33 जो है वो क्या है, क्यों है, वो कौन लेकर आया है। अनुच्छेद 33 को 1954 में नेहरू जी ने तीसरे संविधान संशोधन 3rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जोड़ा है। क्यों जोड़ा? ताकि केंद्र का राज्यों पर हस्तक्षेप बना रहे, जिसका लाभ अभी तक की आती हुई सभी सरकारों ने लिया है। नेहरू जी ने तो लिया ही होगा, कांग्रेस सरकार ने तो लिया ही होगा, जितनी भी सरकारें अभी तक चली हैं आई हैं उन सब ने इसका लाभ लिया है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी उसी का लाभ लिया है। मौजूदा केंद्र सरकार ने समवर्ती सूची के इसी अनुच्छेद 33 का प्रयोग करते हुए नया कृषि बिल बनाया और उसे पास भी किया है। जहाँ तक इस बिल की विषय वस्तु की बात है, इस बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसकी विषय वस्तु में ऐसा कुछ भी नहीं है जो संविधान की मूल ढांचे का विरोध करती हो, उसके अगेंस्ट हो। तो विषय वस्तु और कंटेंट के हिसाब से देखा जाए तो यह बिल बिल्कुल सही है और इस परिप्रेक्ष्य में ये पूर्णतः संवैधानिक है जहाँ तक कंटेंट और विषय वस्तु की बात है। अब बात करते हैं प्रक्रिया पर कि भाई जिस प्रक्रिया से इसे लोकसभा और राज्यसभा में पास किया गया है, क्या वह प्रक्रिया सही थी जिसका विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं कि भाई इसको सही तरीके से पास नहीं किया गया, सरकार ने अपनी मनमानी की है, अपनी दादागिरी के तहत इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा में पास करवाया है। सभी विपक्षी दल सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि इस बिल को असंवैधानिक प्रक्रिया से पारित किया गया। लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी बिल को पारित करने के लिए 4 चीज़ों को समझना होगा कि भाई किन चीज़ों के तहत इनको हम लोकसभा या राज्यसभा में पास कर सकते हैं। पहला है मेजोरिटी, वोट बैंक, किसकी सदस्य संख्या ज़्यादा है। दूसरा है वॉइस वोट या ध्वनि वोट, कभी कभी ध्वनि वोट से भी सदन में किसी बिल को पारित किया जाता है। ध्वनि वोट, वॉइस वोट क्या है कि भाई सदन में जो लोग उपस्थित रहते हैं, भाई बोला था भाई इस बिल के समर्थन में कौन कौन है, भाई यस हाथ उठा के सभी बताते हैं भाई हम लोग इसके समर्थन में हैं। जो लोग नहीं हैं उनसे पूछा जाता है तो वो आवाज़ दे करके बोल करके इस बिल का विरोध दर्ज करते हैं। तो जो सभापति है, सदन के सभापति हैं या उपसभापति हैं, वो मोटे तौर पर अंदाज़ा लगा करके भाई साउंड के हिसाब से, ध्वनि मत के हिसाब से वो किसी बिल को पास या रिजेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट कमेटी को भी भेजा जा सकता है। चूँकि सरकार के पास इतना समय नहीं था कि भाई इसको सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए, चूँकि मानसून सत्र बहुत ही कम समय के लिए था। 5 जून 2020 को संसद में अध्यादेश लेकर आती सरकार। जो मानसून सत्र की अवधि थी वो 14 सितंबर 2020 से 1 अक्टूबर 2020 तक थी। तो सरकार के पास बहुत कम समय था कि भाई इसको यदि सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाता तो भाई
हो सकता है समय ज़्यादा लगता है, तो सरकार ने बिना समय गंवाए हुए लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा में सरकार बहुमत में थी, क्योंकि लोकसभा में सरकार बहुमत में थी, तो यह बिल लोकसभा में आसानी से पास हो गया। दूसरी बार चुनकर आई थी, पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है बहुमत में थी, लेकिन दूसरी बार जब बनी तो बम्पर वोटों से, बम्पर बहुमत से आती है। तो सरकार का जो कॉन्फिडेंस लेवल था बहुत ही चरम पर है फिलहाल, और सरकार जो चाहती है वो करेगी, जो सोचा है वो करेगी। अभी तो कृषि बिल है, CCA है, आपका जनसंख्या कानून है, तमाम सी चीज़ें हैं, 370 तो अभी आप देख चुके हैं आप। तो सरकार का जो कॉन्फिडेंस लेवल है चरम पर है और बहुमत में है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज़ राइट, शक्ति जिसके पास है वो सबल रहेगा। तो भाई सरकार ने लोकसभा में इस बिल को पास करवा लिया, बहुमत में थी। अब राज्यसभा में इस बिल को लाया जाता है। राज्यसभा की कुल जो उपस्थिति उसमें थी वो 242। बिल को पास करवाने के लिए मोदी सरकार को 142 वोट चाहिए थे, और इसमें से लगभग की संख्या में 110, 105, 108 वोट सरकार के पास थे। गवर्नमेंट कॉन्फिडेंट थी कि हाँ भाई हमारे पास इतने हैं। अब चूंकि यह कोरोना काल चल रहा था और दुर्भाग्य या सौभाग्य से विपक्षी दलों के अधिकतर नेता कोविड-19 के संक्रमण के चलते सदन में अनुपस्थित थे, तो ये जो पॉइंट है इसका लाभ विपक्षी दलों ने सरकार ने इसका पूरा लाभ लिया और आपदा को अवसर में बदलते हुए बिल को राज्यसभा में ध्वनिमत से पास करवाया। चूंकि जो सभापति होता है वो सरकार का ही होता है। अब उस समय 20 सितंबर की जो बात करते हैं, राज्यसभा में जो हालात थे, सोशल डिस्टेंसिंग के कारण अधिकतर जो सदस्य थे अपनी सीट पर नहीं थे, बिकॉज दे हैड टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग विद ईच अदर, दैट्स व्हाई दे वर नॉट अवेलेबल एट देयर ऑन सीट। अपनी सीट पर नहीं थे वो। कुछ जो विपक्षी दल के जो घटक दल थे, सहयोगी दल थे, उन्होंने भी कुछ मुद्दों पर सरकार से सांठगांठ की और उन्होंने से कन्नी काट ली, वो भी पतली गली से निकल लिए, उन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। तो जो वोटिंग का जो सिस्टम रहता है कि भी अपनी सीट पर उनका बटन रहता है, वो बटन दबाएंगे और वोट डालेंगे, तो चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग कारण जो राज्यसभा सदस्य थे, मेंबर्स थे, वो अपनी सीट पर नहीं थे, तो वोटिंग वाला सिस्टम वहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकता था। फिर ध्वनि मत का प्रयोग किया गया। यह बताना जरूरी रहेगा कि अगर ध्वनि मत भी नहीं होता, अगर ध्वनि मत से उपसभापति जी या सभापति जी बिल को पास नहीं करते, फिर भी सरकार इस बिल को राज्यसभा में पास करा ही लेती। प्रश्न है कैसे? विपक्षी दल इसी का तो विरोध कर रहे हैं कि भाई ध्वनि मत से जिस प्रकार से सभापति जी ने सरकार का पक्ष लेते हुए ये जो बिल पास किया है वो सही नहीं है, उसकी प्रक्रिया सही नहीं थी। लेकिन विपक्षी दल समझदार हैं, अगर ऐसा कुछ इसमें होता तो अभी तक ये सब सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते। लेकिन एक और हथियार है, ब्रह्मास्त्र रहता है जॉइंट सिटिंग का। अगर ध्वनिमत से भी पारित नहीं होता तो सरकार जॉइंट सिटिंग बुलाती, दोनों सदनों की एक साथ बैठक करते हुए एक साथ वोटिंग करवाती, और वोटिंग में 400 प्लस वोट सरकार के पास होते ही आसानी से ये बिल पास हो जाता। तो विपक्षी दलों का ये जो रोना है कि इसकी प्रक्रिया गलत थी और ये बिल असंवैधानिक है और संवैधानिक तरीके से ये बिल पारित नहीं किया गया है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट जाने का सवाल है, देखिए कोई भी कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, जब हम किसी चीज़ के विरुद्ध कोर्ट में जाते हैं तो जो
कोर्ट है वो पहले से ही इस चीज़ को एज्यूम करके चलती है कि ये सही है। तो सुप्रीम कोर्ट में जाते तो पहली बात ये है कि ये सदन का विषय है, पार्लियामेंट्री इश्यूज है। सदन के किसी भी कार्य में न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं होता है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखिए। तो यदि सदन के अंदर इस पर कार्रवाई, किसी भी प्रकार की कार्रवाई हो सकती है, लेकिन न्यायपालिका इसमें किसी प्रकार हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो जहाँ तक इसके संवैधानिक होने का प्रश्न है, तो यह बिल पूर्ण रूप से संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर इसमें कुछ ऐसा होता तो निश्चित रूप से विपक्षी पार्टियां सरकार के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं, क्योंकि ऐसा इसमें कुछ है नहीं। इट इज़ फुल्ली कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट दैट हैज़ बीन पास्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ इन लोकसभा एंड राज्यसभा। तो आज दर्शकों, आपने जाना है कि यह बिल किस प्रकार से संवैधानिक है और किन किन पॉइंट्स के आधार पर संवैधानिक है, आपको ये जानकारी हुई। अगले एपिसोड में हम इसके बिल के जो 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट पर अलग अलग चर्चा करेंगे, उसके बिंदुओं पर, इस फार्मिंग एक्ट की क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, एक टोटल एनालिसिस करेंगे और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए मैं आगे चाहता हूँ, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।